26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया। 4 दिन के बाद आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने लिखा एक एडिटोरियल, हम इसको रद्द करते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए। ये मनुस्मृति के बारे में पहले ही सावरकर साहब लिख चुके थे कि ये चारों वेदों के बाद सबसे पूजनीय स्क्रिप्चर है हिंदुओं की, और ये हिंदू लॉ है। जहां तक इस देश में जातिवाद खत्म हो चुका है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। मोदी साहब, ये मुझे लग रहा है कि इनको मोदी नामा में हमको अपने चीफ जस्टिस की कुछ ट्रेनिंग करानी होगी, कुछ क्लासेस करनी होगी। कम से कम कर्मयोग जो मोदी जी की किताब है वो पढ़वानी होगी। मोदी जी ने 2007 में किताब लिखी कर्मयोग, और उस कर्मयोग की खास बात यह है कि जो लीडिंग IAS IPS थे उनको उन्होंने जमा किया अपने दफ्तर में, क्योंकि उनको बहुत वर्कशॉप करने की बहुत इच्छा रहती है। आजकल वर्कशॉप करने गए हुए इजराइल, वो एपिस्टीन ने जो बताया था उस वर्कशॉप को वो पूरा करेंगे वहां पर। वाल्मीकि लोग हजारों सालों से पखाना साफ कर रहे हैं, कूड़ा साफ कर रहे हैं। ये कोई और जॉब भी तो कर सकते थे, इन्होंने कोई और जॉब नहीं किया, क्योंकि इनको स्पिरिचुअल सैल्वेशन मिल रहा है, इनको अध्यात्म तौर पर इनको मुक्ति महसूस होती है, इसीलिए ये हजारों साल से इस काम को कर रहे हैं। कोई काम दूसरा नहीं कर सकते हैं। ये मोदी साहब की किताब है जो गायब कर दी गई, लेकिन उस किताब की कॉपी मेरे पास है। दोस्तों, समाज में भेदभाव की जड़ें और मनुस्मृति पर बहस आजकल भारत में हर जगह हो रही है। क्यों हो रही है, आज हम इसको समझेंगे। भारत में जाति आधारित असमानता और सामाजिक भेदभाव पर लंबे समय से बहस चलती रही है। इतिहासकारों और सामाजिक चिंतकों का मानना है कि पारंपरिक ग्रंथों और सामाजिक संरचनाओं ने समाज की श्रेणी व्यवस्था को मजबूत किया है। शमसुल इस्लाम इसी संदर्भ में सवाल उठाते हैं, क्या आज की सामाजिक सोच पर मनुस्मृति का प्रभाव है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। मौजूद और क्या न्याय व्यवस्था को एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की ज़रूरत है। CGI न्यायपालिका और सामाजिक वास्तविकता का सवाल वीडियो में ये तर्क सामने आता है कि अगर विदेश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था तक समाज में मौजूद भेदभाव की पूरी तस्वीर नहीं पहुंच रही, तो ये लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। संविधान समानता की बात करता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर दलित, OBC और वंचित समुदाय किन चुनौतियों से गुजरते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं समता संघर्ष समिति के साथियों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। ये जो नस्लवादी जो हमला हुआ है, जो न्यूनतम नस्लवादी हमला है, ये जो मतलब जिसको कास्टिज्म हम जातिवाद कहते हैं, वो असल में एक तरह का नस्लवादी है। और ये इसका क्या मतलब है, 29 जनवरी को जो फैसला आया हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस साहिबान का, वो हमारे गणतंत्र रिपब्लिक डे के 3 दिन के बाद आया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती थी। और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप उसके प्रोस एंड कॉन्स जो हैं वो सब जानते हैं। और इसको रोकते हुए जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने फरमाया, मैं हिंदी में उसका तर्जुमा आपके सामने रख रहा हूँ, कि क्या जाति विहीन समाज की उपलब्धि के संदर्भ में हमने जो कुछ भी हासिल किया है उससे हम पीछे जा रहे हैं। यानी हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो ये सोचते हैं कि अगर वो अपने नाम के साथ शर्मा जी हटाकर अपना नाम है जो अभी वो बोलेंगे, तो उसके बाद उनकी जातिवादी पहचान वो शायद ख़त्म हो जाएगी। जातिवाद इस तरह से ख़त्म नहीं होता है मुख्य न्यायाधीश जी। और सबसे अहम बात यह है कि उनको जातिवाद जहां खोजना चाह रहे हैं, उनको भी नहीं अगर पता है, तो फिर मुझे लगता है कि क्या करना पड़ेगा, कहां पर हम लोग जाएंगे। ये वायर ने बहुत अच्छे डाटा जो है वो किया है हमारे साथ कि 18 और 23 के बीच में 98 स्टूडेंट्स दलित, बहुजन, आदिवासी, उन्होंने सुसाइड, यूनियन गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने सुसाइड किया है। उसके बाद 122 स्टूडेंट्स सुसाइड्स इन टॉप इंस्टीट्यूशंस एंड यूनियन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बिटवीन 2014 एंड 2021। और उसके बाद कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन complaints in universities and colleges jumped 118.4%
बिटवीन 2019 एंड 23, तो वो उनको नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत बहुत मुश्किल बात है फिर कैसे, कौन सा बाइनाकुलर, कौन सी दूरबीन उनके लिए लाई जाएगी। मैं एक कॉलेज में पढ़ाने आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज में 1973 के अंदर, और जो पहले दिन की जो मेरी क्लास है उसमें मुझे एक दिया गया शीट, अटेंडेंस शीट, उस जमाने हाथ से ही लिखी जाती थी। तो उसमें बहुत सारे नामों के आगे लास्ट के रिमार्क वाले कॉलम में लिखा हुआ था SC ST, कुछ स्टूडेंट्स के नीचे वो कुछ वजीफा मिलता था या कुछ होता था। तो मुझे बड़ा अटपटा लगा। मैंने ऑफिस में जाकर पूछा, ये पहले महीने की बात है, तो वहाँ बताया गया कि ऐसा है कि इनको हमको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है कि इनको वजीफा मिलेगा। तो मैंने कहा कि आप अटेंडेंस शीट में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसको मैं ये देख रहा था कि क्लास में टीचर जो है बहुत सारी बार उसका नाम पढ़कर, अच्छा तू वो है, तूने तो शरारत करनी ही है, तू तो बदतमीज होना, इस तरह का पूरा आभास, और वो उनको मार्क्स देने में भी वो इस्तेमाल होता था। और मैं थोड़े दिन प्रिंसिपल भी रहा सत्यवती कॉलेज का, तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि आप रिजर्वेशन को लागू कराना, जो टेम्परेरी जॉब्स थे, जो एडहॉक जॉब्स थे, वो इम्पॉसिबल था, वो आप करा ही नहीं सकते थे। आप ओबीसी में किन किन लोगों ने जॉब्स लिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका मैं आपको बताता हूं एक उदाहरण, कि गोस्वामी एक है ओबीसी के अंदर, ब्राह्मणों ने गोस्वामी के कैटेगरी के अंदर जॉब्स लिए हैं मेरे प्रिंसिपल रहते हुए, और सिलेक्शन कमेटीज ने उसको ओके किया। वो जानते थे कि ये ब्राह्मण बच्चे हैं, ये गोस्वामी वो नहीं है जिनके आप ओबीसी की बात कर रहे हैं। और अगर आप मुसलमान ओबीसी हैं तो आपको 2 गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर वाला जो सर्टिफिकेट चाहिए, वो तो खुदा भी नहीं दिला सकता है उनको। वो कितने यानी वो क्लास विद इन क्लास की जो स्थिति थी वो सामने देखी गई, और आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। जी हाँ, मनुस्मृति बनाम भारतीय संविधान विचारधाराओं का टकराव है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान सामाजिक समानता को केंद्र में रखा था। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि मनुस्मृति जैसी पारंपरिक व्यवस्थाएं जन्म आधारित सामाजिक श्रेणी को वैधता देती हैं। इस बहस में ये समझने की कोशिश की गई है कि आधुनिक भारत किस दिशा में खड़ा है, संवैधानिक मूल्यों की ओर या परंपरागत सामाजिक ढांचे की ओर। अच्छा, जहां तक इस देश में जातिवाद खत्म हो चुका है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। मैं उसके कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया 9 फरवरी 2017 की एक स्टोरी है। इगलास एक जगह है आगरा के पास, वो अलीगढ़ के पास, वहां वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो मेंबर पार्लियामेंट भी एक RSS के वाल्मीकि हैं, और उनका बेटा इगलास जो था ये चुनाव लड़ा था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टोरी है, कवर स्टोरी है कि ये बंदा अपना गिलास लेकर जाता है, बिना चप्पल के जाता है, और जब ऊंची जातियों के घर में जाता है तो ये अपना गिलास लेता है कि साहब इसमें पानी दे दीजिए, चप्पल नंगे पैर में, देखिए आपके यहाँ नंगे पैर आया हूं, और ये सबसे ज्यादा वोटों से जीता था। वो 80% ठाकुर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मोदी साहब, ये मुझे लग रहा है कि इनको मोदी नामा में हमको अपने चीफ जस्टिस की कुछ ट्रेनिंग करानी होगी, कुछ क्लासेस करनी होगी, कम से कम कर्मयोग जो मोदी जी की किताब है वो पढ़वानी होगी। मोदी जी ने 2007 में किताब लिखी कर्मयोग, और उस कर्मयोग की खास बात यह है कि जो लीडिंग IAS IPS थे उनको उन्होंने जमा किया अपने दफ्तर में, क्योंकि उनको बहुत वर्कशॉप करने की बहुत इच्छा रहती है। आजकल वर्कशॉप करने गए हुए इजराइल, वो एपिस्टीन ने जो बताया था उस वर्कशॉप को वो पूरा करेंगे वहां पर। तो ये जो है, इसमें क्या लिखा है जरा मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। इसके अंदर लिखा है IAS IPS, और ये 5000 किताब छपी थी। वहां का जो पेट्रोलियम बोर्ड था उसने इसको छापा था, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं कई बार सोचता हूं, वो फिलोसोफर के अंदाज में वो बात कर रहे हैं, मैं कई बार सोचता हूं कि वाल्मीकि लोग जो हैं, वाल्मीकि लोग हजारों सालों से पखाना साफ कर रहे हैं, कूड़ा साफ कर रहे हैं। ये कोई और जॉब भी तो कर सकते थे, इन्होंने कोई और जॉब नहीं किया, क्योंकि इनको स्पिरिचुअल सैल्वेशन मिल रहा है, इनको अध्यात्म
तौर पर इनको मुक्ति महसूस होती है, इसीलिए ये हजारों साल से इस काम को कर रहे हैं, कोई काम दूसरा नहीं कर सकते हैं। ये मोदी साहब की किताब है जो गायब कर दी गई, लेकिन उस किताब की कॉपी मेरे पास है। जी हाँ, यूजीसी एक्ट 2026 और शिक्षा में सामाजिक न्याय, नई शिक्षा नीति और यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर भी चर्चा होती है। क्या उच्च शिक्षा में प्रतिनिधित्व और अवसर समान रूप से मिल रहे हैं? आरक्षण, संस्थागत प्रतिनिधित्व और सामाजिक भागीदारी जैसे मुद्दों को शोध और उदाहरणों के साथ समझाया गया है। एक और घटना आपको बताता हूं कि किस तरह से जो आरएसएस है, जो हिंदुत्व है, वो कितना नस्लवाद और जातिवाद पर्यायवाची हैं। गोलवलकर साहब स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज गुजरात यूनिवर्सिटी दिसंबर 17 से 1960 को वो भाषण दे रहे हैं। ये मैंने आरएसएस के ऑर्गेनाइजर से लिया है कि आज अगर हम वर्ण सिस्टम को अगर हम खत्म करना चाहेंगे तो उससे पूरा देश तबाह हो जाएगा। हिंदू समाज का जो तंबू है वो गिर पड़ेगा। और ये जो है बैलेंस बनाकर रखता है। और उसकी एक और शर्मनाक जो संस्थापक है हेडगवार इसके, उनकी जीवनी में जो आरएसएस ने छापी, उनका एक वाकया उन्होंने लिखा है कि वो एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर गडियानी, जो एक ब्राह्मण थे। उनको मिलने जा रहे थे अपने दो लोगों के साथ, कृष्णा राव वाडेकर और भास्कर राव निनावे दलित थे। तो जब ये उनके घर जा रहे थे तो ये आपस में चर्चा हुई किस में। कृष्णा राव वाडेकर जो ऊंची जाति के थे और हेडगवार, ये चर्चा हुई कि जनाब वहां जाकर कि जो हमारे साथ दलित जा रहा है, जब वो खाना परोसेंगे तो हम क्या करेंगे, तो इसको साथ खाने देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा। उनको डॉक्टर गिडियानी को थोड़ी पता है कि ये दलित है। हेडगवार जी ने कहा कि नहीं, अगर कभी उनको बाद में पता लग गया तो उससे उनको बहुत दुख होगा। और हेडगवार 99 नाम है उनका, सरनेम था, मैं गलत भी हो सकता है ले रहा हूं। तो उनको अलग बिठाकर अलग खाना परोसा गया और उन्होंने फिर वो पत्तल में खिलाकर उसको कहीं खुद ही वो फेंक कर आए। और उसकी एक और बहुत शर्मनाक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। गोलवलकर साहब 17 दिसंबर 1960 को गुजरात में सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में थे। सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट में उन्होंने जो भाषण किया क्रॉस ब्रीडिंग पर, वो क्रॉस ब्रीडिंग पर वो सुनने लायक है कि हिंदू धर्म के अंदर नस्लीय शुद्धता बनाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने, अंग्रेजी में उनका भाषण था, ऑर्गेनाइजर ने रिप्रोड्यूस किया, उसका जो एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट ये था कि केरला के हिंदुओं की जो भी शादी होती थी ब्राह्मणों को छोड़कर, उसमें वैश्य, शूद्र और ठाकुर, उनकी जो शादी होती थी उसमें जो लड़की है, जो दुल्हन है, उसको अपना पहला बच्चा उत्तर भारत से जो हिंदू ब्राह्मण जाते थे वहां पर उनसे पहला बच्चा करना होता था। पहला बच्चा किससे करना है? केरल की सारी हिंदू औरतों को, ब्राह्मणों को छोड़कर यह है कि उन्होंने पहला बच्चा नंबूदरी ब्राह्मण जो उत्तरी भारत से जाते थे उनके साथ पहला बच्चा पैदा करना होता था। ब्राह्मण उससे बाहर है। ये सारा मौजूद है। मुझे लगता है कि ये सब जो है हमको एक दिन अपने चीफ जस्टिस साहब को देकर आना चाहिए। अंबेडकर नामा सामाजिक न्याय की समकालीन बहस, ये पूरा संवाद सिर्फ एक बयान नहीं, वर्तमान भारत में सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों की स्थिति पर गहरी चर्चा पेश करता है। अंबेडकरवादी दृष्टिकोण, इतिहास और वर्तमान राजनीति को जोड़ते हुए ये वीडियो सिर्फ दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि समानता की लड़ाई आज किस मोड़ पर खड़ी है। एक और बात, मेरी शायद आखिरी बात है ये, कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया। 4 दिन के बाद आरएसएस के ऑर्गेनाइजर ने लिखा एक एडिटोरियल, हम इसको रद्द करते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एडिटोरियल का नाम है, हम इसको रद्द करते हैं, हमको मनुस्मृति चाहिए। मनुस्मृति के बारे में पहले ही सावरकर साहब लिख चुके थे कि ये चारों वेदों के बाद सबसे पूजनीय स्क्रिप्चर है हिंदुओं की, और ये हिंदू लॉ है। ये सारे दस्तावेज मौजूद हैं। और ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार आपके साथ दोहराना चाहूंगा कि मनुस्मृति में और उसके साथ ही साथ अर्थशास्त्र, आरएसएस की और हिंदुत्ववादियों की जो सबसे
वेदों के बाद जो सबसे पूजनीय किताबें, इन दोनों को पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शूद्र द्वारा अहंकारवश अपेक्षा से द्विजातियों के नाम और जाति उच्चारण करने पर उसके मुंह में 10 उंगली लोहे की जलती कील ठोक देनी चाहिए। चैप्टर 8 2071 श्लोक। शूद्र द्वारा अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। 8वां चैप्टर 2072 श्लोक। उच्च वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाग करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए अथवा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिसे वह ना मरे ना जिए। 280 8वें भाग का। एक शूद्र को यदि उसके मालिक द्वारा मुक्त भी करा दिया गया हो तो भी वह सेवा करने के फर्ज से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उनके लिए यह प्राकृतिक नियम है। और ब्राह्मणों के लिए अध्याय 8 श्लोक 380। राजा को कभी भी एक ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं देना चाहिए, चाहे वह सभी संभव अपराध ही क्यों न कर दे। उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन उसकी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और उसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। ये लागू होगा। ये लागू होने के लिए ही ये नस्लवादी जंग छिड़ी है, ये रेसिस्ट ने जंग छोड़ी है। और आखिरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मंडल विरोधी आंदोलन की याद करिए। यह नस्लवाद का हमला पहली बार नहीं हो रहा है। जब दिल्ली की सरकारी बसों पर लिखा रहता था नाली की चौबारे पर नहीं लगेगी, और अपने ही एक लड़के को इन्होंने जलवाया था जी, उसको जलवाया था उस पूरे आंदोलन के। ये जो हम रिजर्वेशन के साथ जो जुड़ा हुआ सवाल है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत जरूरी लड़ाई है, नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई है। बहुत सारे विद्वान हमको बताते हैं कि इन्होंने हिटलर से सीखा। मेरा हमेशा से मानना है कि ब्राह्मणवाद जो है वो ओरिजिनल फैशिज्म है, और ये जातिवाद जो है ये ओरिजिनल रेसिज्म है। तो आपकी क्या राय है शमशुल इस्लाम साहब की बात से? आप कितना सहमत हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। नमस्कार।